हाय गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। आज की एजुकेशन ट्यूटोरियल क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा में प्रकृतिवाद। इस टॉपिक के अंतर्गत पहले पार्ट 1 में मैंने पढ़ा शिक्षा में प्रकृतिवाद, उसका परिचय, प्रकृतिवाद का अर्थ, प्रकृतिवाद की परिभाषाएं, प्रकृतिवाद के प्रमुख मुख्य विचारक, प्रकृतिवाद के मूल सिद्धांत, प्रकृतिवाद की विशेषताएं और अब उसी क्रम में पढ़ेंगे प्रकृतिवाद तथा शिक्षा के उद्देश्य। इसके अंतर्गत प्रकृतिवाद शब्द से पता चलता है कि ये प्रकृति को अधिक महत्व देता है, जैसा पहले पढ़ा भी जा चुका है। प्रकृतिवाद के अनुसार प्रत्येक शिक्षा के सामान्य उद्देश्यों का उल्लेख कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है। बालक को जीवन संघर्ष के योग्य बनाना। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक को ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे वह जीवन में आने वाली समस्याओं का सामना कर सके। जीवन संघर्षों का दौर कहा जाता है और इन संघर्षों में वह कैसे सफलता प्राप्त करे और अपने आप को कैसे जीवित रख सके। तो इस तरह की शिक्षा के उद्देश्य होने चाहिए। दूसरा है व्यक्ति के वर्तमान सुख की सुरक्षा करना। प्रकृतिवादियों ने भविष्य की अपेक्षा वर्तमान को अधिक महत्व दिया है। इनका मानना है कि वर्तमान सुख की सुरक्षा करना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ तक कि प्रकृतिवादियों का ये भी मानना है कि कोई भी बालक है उसके वर्तमान सुख को नष्ट नहीं करना है, क्योंकि भविष्य का ये लोग कोई भरोसा नहीं करते हैं। इसके बाद आता है व्यक्ति की मूल प्रवृत्तियों का मार्गान्तीकरण एवं उदात्तीकरण करना। व्यक्ति की जो मूल प्रवृत्तियां हैं उनका मार्गान्तीकरण करना, क्योंकि मूल प्रवृत्तियों के आधार पर अगर व्यक्ति कोई कार्य करता है तो जरूर नहीं कि वो सारे कार्य सही हों। इसलिए प्रकृतिवादियों का मानना है कि मूल प्रवृत्तियों को महत्व उन्होंने दिया है, परंतु उनका मार्गान्तीकरण और उदात्तीकरण करना, कब उनका किस तरीके से हमें यूज़ करना चाहिए, इस तरीके के उद्देश्य होना चाहिए। अगला नैसर्गिक शक्तियों का स्वाभाविक विकास। अगला उद्देश्य प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षा का ये होना चाहिए कि बालक की जो नैसर्गिक शक्तियाँ हैं, जैसे उनकी रुचि है, क्षमता, आयु और स्मृति, विस्मृति, इन शक्तियों की जो है स्वाभाविक विकास करना चाहिए। अगला है वातावरण से समायोजन के योग्य बनाना। बालक को वातावरण के समायोजन के योग्य बनाना चाहिए। ये शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य प्रकृतिवादियों के अनुसार। वातावरण, बालक जिस भी वातावरण में जाता है उस वातावरण को अपने अनुकूल बना ले या फिर वातावरण के अनुकूल स्वयं ढल जाए। अगला है जातीय गुणों का विकास करना, यानी कि जो भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जो भी है, जैसा भी है, उसे उसी गुण में स्वीकार किया जाए, ऐसा मानना है प्रकृतिवादियों का। इसके बाद आइए देखते हैं प्रकृतिवाद और पाठ्यक्रम। प्रकृतिवाद के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। प्रकृतिवादियों का मानना है कि बालक की रुचियों, योग्यताओं एवं स्वाभाविक क्रियाओं को ही ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए। पाठ्यक्रम के संबंध में कामेनियस ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। बालक के पाठ्यक्रम में सभी विषयों का समावेश होना चाहिए, यानी कि कामेनियस का मानना है कि बालक को वो सभी विषय पढ़ाने चाहिए जो उसके जीवन के लिए आवश्यक हैं। ऐसा ही कुछ स्पेंसर ने कहा है, देखते हैं। स्पेंसर महोदय का मानना है कि जीवन की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण होना चाहिए, जिसके लिए कुछ प्रमुख विषयों का वर्णन भी किया गया है, जैसे शरीर विज्ञान, गृह विज्ञान, मनोविज्ञान, स्वास्थ्य विज्ञान, भौतिक विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, कला, भाषा, साहित्य आदि। इन सारे विषयों का समावेश होना चाहिए बालक के पाठ्यक्रम में। ये सारे जो सब्जेक्ट हैं, जो विषय हैं, सभी ये बालक की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक हैं, ऐसा स्पेंसर का मानना है। इसके बाद आइए देखते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षण विधियाँ। पाठ्यक्रम के आधार पर कुछ विषय निर्धारित किए गए और उन विषयों को किन शिक्षण विधियों के द्वारा किया जाए, जैसे अनुभव द्वारा सीखना। प्रकृतिवादियों ने अनुभव पर सर्वाधिक बल दिया है कि बालक को जो कुछ भी सिखाया जाए वह किताबी ज्ञान की अपेक्षा
सैद्धांतिक ज्ञान की अपेक्षा उसे अनुभव के द्वारा सिखाया जाए। इससे बालक का सर्वांगीण विकास होता है। दूसरा, करके सीखना। बालक को प्रैक्टिकली कोई चीज़ बताने की अपेक्षा प्रैक्टिकली उसे करके सीखने पर बल देना चाहिए। खेल विधि के द्वारा सिखाना चाहिए। खेल विधि को प्रकृतिवाद की सर्वोत्तम विधि भी कहा जाता है और जिसके जनक हैं कोल्डवेल कुक। ह्यूरिस्टिक विधि, खोज विधि के द्वारा भी बालक को पढ़ाना चाहिए। ह्यूरिस्टिक विधि को ही खोज विधि कहते हैं और इसके प्रतिपादक आर्मस्ट्रॉन्ग हैं। मॉन्टेसरी पद्धति के माध्यम से बालकों को पढ़ाना चाहिए। इसके प्रतिपादक मारिया मॉन्टेसरी हैं। डाल्टन पद्धति, इसके प्रतिपादक हेलन पार्कहर्स्ट हैं। निरीक्षण पद्धति, जिसके प्रतिपादक जेबी वाटसन है। इस पद्धति को अवलोकन या प्रेक्षण पद्धति भी कहा जाता है। और प्रत्यक्ष विधि, इन विधियों से बालकों का ज्ञानार्जन कराना चाहिए। प्रत्यक्ष विधि खासकर भाषा के लिए प्रयोग की जाती है। इसके बाद देखते हैं प्रकृतिवाद और शिक्षक। प्रकृतिवाद के अनुसार शिक्षक का क्या स्थान है। जिस तरीके से आदर्शवाद में शिक्षक का स्थान सर्वप्रमुख है, देवता के समान, देवता से भी बढ़कर माना गया है, परंतु प्रकृतिवाद में कुछ ऐसा नहीं है। प्रकृतिवाद में देखते हैं क्या है, यहाँ शिक्षक का स्थान गौड़ है, यानी कि प्रमुख स्थान है बालक का और शिक्षक का स्थान गौड़ है। रास महोदय का कहना है कि यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। प्रकृतिवादियों के अनुसार रास महोदय ने डिफिनीशन दी है कि यदि शिक्षक का कोई स्थान है तो वह पर्दे के पीछे है। वह बालक के विकास का निरीक्षण करने वाला है, ना कि इसको सूचनाओं, विचारों, आदर्शों और इच्छा शक्ति को देने वाला है। यानी कि उन्होंने एक शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में पर्दे के पीछे रखा है कि वह सिर्फ बालक का निरीक्षण करे, उसे दूर से देखे, पर्दे के उसे जो कार्य कर रहा है उसे करने दे, निरीक्षणकर्ता के रूप में सिर्फ उसके साथ रहे। इसके बाद आता है प्रकृतिवाद और बालक। प्रकृतिवाद के अनुसार बालक क्या है, यानी कि बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय प्रकृतिवाद को ही जाता है। तो यहाँ पर बालक का स्थान सर्व प्रमुख है। शिक्षा के सभी अंग, शिक्षक, पाठ्यक्रम, विषय वस्तु, सारी चीज़ें बालक के आसपास हैं, यानी कि शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक ही है। प्रकृतिवादियों के अनुसार उसकी रुचि के अनुसार, उसके ज्ञान के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसके कौशल के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। बालक की रुचि के अनुसार पाठ्यक्रम होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रकृतिवाद और अनुशासन। प्रकृतिवाद के अनुसार अनुशासन कैसा होना चाहिए। रूसो के अनुसार, रूसो ने कहा है अनुशासन के संबंध में बच्चों को कभी दंड नहीं दिया जाना चाहिए। स्वतंत्रता ना कि शक्ति है बल्कि सबसे बड़ी चीज़ है। यानी कि इन्होंने स्वतंत्र अनुशासन की बात की है। प्रकृतिवादियों ने स्वतंत्र अनुशासन की बात की है, प्राकृतिक अनुशासन की बात की है। प्राकृतिक अनुशासन को स्वीकार करते हैं। इनका मानना है कि बच्चे को पहले से डराना नहीं है, पहले से उसे चेतावनी नहीं देना है कि ऐसा नहीं करना है तो गलत हो जाएगा, ऐसा करोगे तो सही हो जाएगा। यहाँ एक उदाहरण भी दिया जाता है। एक उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे कोई बालक है, वह जलती हुई अंगीठी है, उस अंगीठी के पास बालक जाना चाहता है, क्योंकि बालक की प्रवृत्ति ही ऐसी है, जिज्ञासु प्रवृत्ति होती है, वह जानना चाहता है ये क्या है, छोटा बालक है। तो इनका मानना है कि हमें उस बालक को रोकना नहीं है कि जलती हुई अंगीठी को नहीं छूना है, जल जाओगे। जब बालक स्वयं उसे छुएगा और वह जलेगा, उसे दर्द होगा, तो वह भविष्य में कभी उस अंगीठी को नहीं छुएगा और ये प्राकृतिक अनुशासन की ओर संकेत करता है और बालक अनुशासित हो जाएगा। या बालक का सिर मेज पर बालक अपना सिर मेज पर पटक देता है और इसके बाद जब उसको दर्द होता है तो वो दोबारा अपने सिर को मेज पर नहीं पटकेगा। यानी कि प्राकृतिक अनुशासन की बात करते हैं। इसके बाद प्रकृतिवाद व विद्यालय। प्रकृतिवाद के अनुसार विद्यालय कैसा होना चाहिए। तो प्रकृति का प्रांगण ही बालक का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है। चार दीवारी से युक्त विद्यालय की संकल्पना प्रकृतिवादी नहीं करते हैं। ये 4 दीवारी से मुक्त विद्यालय की संकल्पना करते हैं। इनका मानना है कि बालकों को प्रकृति के प्रांगण में विद्यालय होना चाहिए और प्रकृति के प्रांगण में ही इन्हें सीखना चाहिए, कृत्रिम कुछ नहीं होना चाहिए। इसके बाद प्रकृतिवाद का मूल्यांकन में देख लेते हैं क्या है। पहले गुण देखेंगे मूल्यांकन में।
बालक, सबसे पहला देख लेते हैं, बालक केंद्रित शिक्षा का उद्गम प्रकृतिवाद से ही माना जाता है। जैसा पीछे भी बताया जा चुका है कि अगर बाल केंद्रित शिक्षा का श्रेय सर्वप्रथम दिया जाता है तो प्रकृतिवाद को ही दिया जाता है। प्रकृतिवाद ने ही बाल केंद्रित शिक्षा की सर्वप्रथम बात की थी। जुड़ा इनका शिक्षण विधियों के क्षेत्र में अग्रणी, शिक्षण विधियों के क्षेत्र में अग्रणी, यानी कि शिक्षण विधियों के क्षेत्र में प्रकृतिवाद अग्रणी रहा है। इसने विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रतिपादन किया है जो वैज्ञानिक रही हैं और आज भी इन शिक्षण विधियों को अपनाया जाता है। अगला है, बालक की स्वतंत्रता का सर्वप्रथम उद्घोष प्रकृतिवादियों ने ही किया। अगर बालक के स्वतंत्रता की बात की तो सर्वप्रथम प्रकृतिवादियों ने ही की है। अगला है, पाठ्यक्रम निर्माण में स्वतंत्रता, स्वक्रिया, विकास, रुचि के सिद्धांत पर बल दिया है। यानी कि पाठ्यक्रम निर्माण में बालक की स्वतंत्रता रहनी चाहिए, स्वक्रिया रहनी चाहिए, विकास, रुचि के सिद्धांत पर बल दिया। यानी कि बालक क्या पढ़ना चाहता है उसमें स्वतंत्रता, और इसी प्रकृतिवाद की देन है कि आज बालक जो है बालक के पास विकल्प होते हैं कि उसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आइए जान लेते हैं, कुछ दोष भी हैं। कोई भी वाद रहा हो, कोई भी दर्शन रहा हो, अगर उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोष भी उसमें होते हैं। तो इन दोषों को जान लेते हैं। सबसे पहला दोष है उच्च शैक्षिक उद्देश्यों का अभाव। प्रकृतिवाद में उच्च शैक्षिक उद्देश्यों का अभाव दिखाई देता है। इसके बाद दूसरा, भविष्य की तुलना में वर्तमान पर अधिक बल दिया गया है। ये लोग प्रकृतिवादी विचारधारा के जो हैं शिक्षा शास्त्री, ये वर्तमान पर अधिक बल देते हैं जबकि भविष्य को इतना महत्व नहीं देते हैं। अगला है, आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता पर बल। आवश्यकता से अधिक स्वतंत्रता पर बल देते हैं। आवश्यकता से अधिक अगर स्वतंत्रता बालक को दी जाती है तो कई बार हानिकारक भी हो जाती है। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध करते हैं। सारी चीज़ें, सारे सब्जेक्ट प्रैक्टिकली संभव नहीं होते हैं और किताबों की सार्थकता को इस तरीके से अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। तो ये है प्रकृतिवाद का मूल्यांकन, और आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक में। जय हिंद।